सिर्फ उसका नाम सुन के कैदियों के मन में एक अकल्पनीय डर की अनुभूति होती थी। असहाय कैदी उसका नाम सुन के और ज्यादा भयभीत और बेबस महसूस करते थे। एक ऐसी जगह जो वैसे भी अपने आप में किसी नरक से कम नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल पे। इसका नाम है गौरव टॉक्स। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे डॉक्टर की जिसे अंग्रेजी में लोग एंजल ऑफ डेथ यानी कि मौत का दूत बुलाते थे और जिसका नाम जोसेफ रुडोल्फ मेंगेले था। साधारण तौर पर हम इस नाम को जोसेफ बोलेंगे, पर जर्मन भाषा में इस नाम को योसेफ बुलाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे योसेफ रुडोल्फ मेंगेले की। वो कौन था और उसके कुछ अकल्पनीय अमानवीय कृत्यों का भी जिक्र करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। वैसे तो मिस्टर मेंगले पेशे से एक डॉक्टर था जिसकी नैतिक जिम्मेदारी लोगों की जान बचाने की थी, पर यह क्रूर आदमी एक पर पीड़क था जिससे लोगों को दर्दनाक मौत देने में और उनके शरीर को शत विक्षत करने में यौन संतुष्टि यानी कि सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन प्राप्त होता था। और हद तो इस बात की थी कि ज्यादातर इस आदमी के शिकार छोटे नादान बच्चे होते थे। जब मिस्टर मेंगले ऑश्विट्ज बर्केनॉउ कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कार्यरत था तो उसने अपनी जिंदगी के ज्यादातर क्रूर और अमानवीय कृत्यों को अंजाम दिया। एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होता है, इसके बारे में मैं एक गहन वीडियो अपनी आगे आने वाली सीरीज में बनाऊंगा, पर साधारण तौर पर और संक्षिप्त में कहूं तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप वह जगह होती थी जहां नाजी लोग अपने कैदियों को रखते थे। और यह कैदी कोई गुनहगार नहीं होते थे, बल्कि इनका जुर्म बस इतना होता था कि यह नाजी नजरिए से आर्यंस नहीं होते थे। यह लोग अमूमन यहूदी, राजनीतिक विरोधी, पॉ यानी कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर, पोल्स, जिप्सीज होते थे और उनके साथ बहुत अमानवीय कृत्य किए जाते थे। बहरहाल, अब हम डॉक्टर मेंगले पर वापस आएंगे। योसेफ मेंगले का जन्म 16 मार्च 1911 में एक कैथोलिक परिवार में गुन्सबर्ग, बवेरिया में हुआ था। वो वेलबुर्गा मेंगले और कार्ल मेंगले के 3 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र था। उसके पिताजी यानी कि कार्ल मेंगले एंड सन्स कंपनी के संस्थापक थे, जिस संस्था को बाद में नाम दिया गया मेंगले एग्रीटेक्निक। यह संस्था कृषि यंत्र बनाने यानी कि फार्मिंग एग्रीकल्चरल मशीनरी बनाने का काम करती थी। आज भी मेंगले परिवार जर्मनी का एक प्रतिष्ठित परिवार है। बचपन में मिस्टर मेंगले एक औसत लड़का था जो कि अपनी बीमारी से जूझ रहा था। उसे ऑस्टियोमाइलाइटिस था, जो कि एक बोन मैरो का इन्फेक्शन होता है। इस इन्फेक्शन की वजह से वो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, पर जैसे जैसे वह जवान हुआ उसकी यह बीमारी भी दूर हुई और वह पढ़ाई में भी बेहतर होता गया। उसने 1930 में हाई स्कूल उत्तीर्ण किया, लेकिन विशेषता उसकी रुचि म्यूजिक, आर्ट और स्कीइंग में थी। 1931 में उसने मेडिकल प्रिलिमिनरी एग्जाम भी दे दिया था। 1935 के आते आते मिस्टर मेंगले को पीएचडी की डिग्री मिल गई एंथ्रोपोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक से। 1937 में वह यूनिवर्सिटी ऑफ हेरिडिटरी बायोलॉजी एंड रेशियल हाइजीन फ्रैंकफर्ट में सम्मिलित हुआ और एक जर्मन जेनेटिसिस्ट जिसका नाम था ऑटमन फायरर फॉन फ्यूरर के अधीन काम शुरू किया, जहां उसका प्रिय अनुसंधान विषय जुड़वा लोग थे। जिस समय मिस्टर मेंगले अपना अनुसंधान जुड़वा लोगों पर कर रहा था, लगभग तभी उसका रुझान नाजी विचारधारा की तरफ भी मुड़ रहा था। बेशक उस समय नाजी पार्टी का दबदबा पूरे जर्मनी पर था और हम सब लोग आज की तारीख में नाजी पार्टी की विचारधारा से अवगत हैं, जो पूर्णतः एंटी सेमिटिज्म यानी कि जूज या फिर कहें यहूदियों से घृणा, रेशियल हाइजीन यानी कि अपने समुदाय को बाकी लोगों से ऊपर समझना और उस समुदाय को बेहतर बनाने के लिए यूजेनिक्स यानी कि जेनेटिक क्वालिटी को बेहतर करने के उद्देश्य से जर्मन लोगों को यहूदियों से अलग करना, यह मानसिकता नाजी पार्टी की उस समय थी और यही मानसिकता धीरे धीरे मिस्टर मेंगले की भी होती जा रही। जब दो समान विचारधारा के लोग मिलते हैं तो उनका जुड़ना तय होता है। वैसे ही यह मिस्टर मेंगले नाजी पार्टी में 1937 में शामिल हो गया और 1938 के आते आते वह शुट्ज़स्टाफल यानी कि एसएस प्रोटेक्शन स्क्वाड्रन में भी शामिल हो गया। एसएस को आप नाजी पुलिस भी कह सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एसएस
नाजी जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी के बाद एक प्रमुख अर्धसैनिक संगठन था, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स था, जिसका नेतृत्व हेनरिक हिमलर, जो कि एडोल्फ हिटलर के बाद दूसरा सबसे पावरफुल आदमी नाजी जर्मनी का था, वह करता था। हेनरिक हिमलर को आर्किटेक्ट ऑफ होलोकॉस्ट भी कहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी मानवीय त्रासदी हुई उसका जिम्मेदार हेनरिक हिमलर भी था। मिस्टर मेंगले की सगाई आयरीन शॉनमैन से हुई, जो कि एक प्रोफेसर की बेटी थी। इन प्रोफेसर का नाम हैरी शॉनमैन था और यह फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। आयरीन मिस्टर मेंगले से 6 साल छोटी, सुनहरे बालों वाली एक आकर्षक युवती थी और ये दोनों एक अच्छा जोड़ा बनाते थे। पर यहाँ शादी में एक दुविधा थी। जहाँ मिस्टर मेंगले अपने प्योर आर्य रेस के होने का ब्यौरा 1750 तक का दे सकते थे, वहीं आयरीन अपने दादाजी शुद्ध आर्य रेस के हैं यह सिद्ध करने में असमर्थ थी। और नाजी जर्मनी में आर्यन रेस को बेहतर माना जाता था और एक आर्यन का रिश्ता गैर आर्यन के साथ ओछी नजर से देखा जाता था। बस मिस्टर मेंगले के परिवार के प्रभाव से यह रिश्ता हो पाया और इनका विवाह जुलाई 1939 यानी कि जुलाई 1939 में संपन्न हुआ। पर इस शादी से मिस्टर मेंगले को 2 नुकसान हुए। उनका पहला नुकसान तो ये था कि इस शादी की वजह से इनके जोड़े का नाम नाजी पार्टी की रिश्तेदारी की किताब में नहीं आ सका। इस किताब में अमूमन उन जोड़ों का नाम आता था जो कि अपनी आर्य रेस को सिद्ध कर सकते थे सन 1750 तक, और इसी वजह से मिस्टर मेंगले को सोर्ड्स एंड स्पून पुरस्कार से भी वंचित रहना पड़ा, जो कि आर्यन जोड़े को बच्चा पैदा होने के बाद मिलता था। शादी के लगभग 3 माह बाद मिस्टर मेंगले को 3 महीने के लिए टायरोलिन माउंटेन रेंज भेजा गया, जहां उसने अपनी प्रतिभा दिखाई। पर उसी समय लगभग 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध ने दस्तक दे दी थी और राष्ट्रीय लामबंदी यानी कि नेशनल इमरजेंसी लग गई थी। इस इमरजेंसी की वजह से सेना में भर्ती शुरू हो गई थी, जिसके पहले ड्राफ्ट में मिस्टर मेंगले अस्वीकार्य गए थे क्योंकि बचपन में उन्हें गुर्दे का संक्रमण रह चुका था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मिस्टर मेंगले ने शादी से पहले यानी कि 1938 में गिपिक्स गैगर यानी कि लाइट इन्फेंट्री मेडिकल ट्रुप के साथ बुनियादी सेना का परीक्षण किया था, और 1940 के आते आते जब द्वितीय विश्व युद्ध ने विकराल रूप ले लिया था और देश में सेना की कमी होने लगी थी, तो उन्हें वेहमाल्ट यानी कि नाजी सशस्त्र सेवा में बुलाया गया। उसने जल्द ही एसएस यानी कि शुट्स्टाफल की लड़ाकू शाखा वेफेन एसएस में चिकित्सा सेवा के लिए स्वेच्छा से नाम दिया, जहां उसे नवंबर 1940 तक मेडिकल रिजर्व बटालियन में एसएस उंटरस्टूमफ्यूरर यानी कि 2nd लेफ्टिनेंट के रैंक के साथ सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ। जून 1941 में यानी कि जून 1941 में मिस्टर मेंगले को यूक्रेन में तैनात किया गया, जहां उसे आयरन क्रॉस द्वितीय श्रेणी से सम्मानित किया गया। जनवरी 1942 में यानी कि जनवरी 1942 में बटालियन चिकित्सा अधिकारी के रूप में मिस्टर मेंगले को 5वीं एसएस पेंजर डिवीजन में शामिल किया गया, जहां उसने जलते हुए टैंक से 2 जर्मन सैनिकों को बाहर निकाला था, जिसके लिए उसे आयरन क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया। उसे और भी पदक मिले थे, जैसे वुंड बैज इन ब्लैक और मेडल ऑफ केयर फॉर जर्मन पीपल। 1942 के मध्य में उसे सक्रिय सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया, जब वह रोस्टोव ऑन डॉन के पास कार्रवाई में गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके ठीक होने के बाद उसे बर्लिन में एसएस रेस एंड सेटलमेंट के मुख्यालय में संस्थापित कर दिया गया, जहां उसने वॉन वॉश्चर, जो कि उसका पुराना साथी था, उसके साथ दोबारा काम शुरू किया। ऑश्विट्ज कॉन्सेंट्रेशन कैंप अपने आप में इतिहास में बहुत बदनाम है। हमारे जो मित्र कॉन्सेंट्रेशन कैंप के बारे में नहीं जानते, उन्हें मैं बता दूं कि नाजी लोग यहूदी, पोल्स, जिप्सीज, पॉलिटिकल अपोनेंट्स यानी कि राजनीतिक विरोधियों को क्रूरतापूर्वक मारते थे, और इस कृत्य को वे लोग एथनिक क्लिंजिंग का नाम देते थे। साधारणतः इन बेचारे कैदियों को गैस चैम्बर में डालकर मारा जाता था। गैस चैम्बर पर एक पूरा वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, पर अगर संक्षिप्त में मैं आपको इसका विवरण दूं तो यह एक बड़ा सा कमरा होता था जहां कोई खिड़की और दरवाजे नहीं होते थे, और वे कैदी जिसे एसएस अपने हिसाब से काम करने योग्य नहीं समझते थे, उन्हें यहां लाया जाता था। गैस चैम्बर में अंदर जाने से पहले
इन लाचार कैदियों के कपड़े यह कहकर उतरवाए जाते कि कंसंट्रेशन कैंप में जाने से पहले उन्हें यहाँ गर्म पानी के शावर के नीचे नहाना होगा। फिर जब सब कैदी कपड़े उतारकर इस बड़े से कमरे में दाखिल हो जाते तो बाहर से इस कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता और शावर में पानी की जगह अत्यंत जहरीली ज़ाइक्लोन बी गैस छोड़ दी जाती। गैस चैम्बर में तड़प तड़प के मरने में भी इन बेचारे कैदियों को 20 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता। बहरहाल मिस्टर मेंगले ने 1943 यानी कि 1943 में ऑशविट्ज में स्थानांतरण की अर्जी दी और वह स्वीकार भी कर ली गई। मिस्टर मेंगले ने यहाँ ऐसे ऐसे कारनामे किए जिन्हें सुनकर दिलेर से दिलेर आदमी भी कांप जाए। मिस्टर मेंगले ने यहाँ अपनी एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च की भी अनुमति ले ली थी। मिस्टर मेंगले को ऑशविट्ज बर्केनॉउ कंसंट्रेशन कैंप में खुली आज़ादी थी कि वह अपने हिसाब से किसी भी जिंदा या मुर्दा कैदी के ऊपर रिसर्च कर सकते थे। पर मिस्टर मेंगले ऐसे पहले डॉक्टर नहीं थे जो कि कैदियों पे ये रिसर्च कर रहे थे। उनसे पहले भी कुछ डॉक्टर्स कंसंट्रेशन कैंप में ये काम कर रहे थे, जैसे कि अनगिनत यहूदी कैदियों को अलग अलग जीवाणुओं का टीका यानी कि बैक्टीरियाज का इंजेक्शन लगाना और फिर यह देखना कि उन्हें मरने में कितना समय लगता है, या फिर कैदियों को डंडों से या फिर राइफल बट से सर पर इतना पीटना कि उनके दिमाग में इरिवर्सिबल डैमेज या कहें तो अपरिवर्तनीय क्षति हो जाए। ऑशविट्ज कंसंट्रेशन कैंप में ऐसे बहुत सारे क्रूर डॉक्टर थे, जिनमें से कि एक डॉक्टर था डॉक्टर शूमेन हॉर्स्ट, जो कि अपनी बर्बरता और जबरन नसबंदी कराने के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इसने हजारों यहूदी कैदियों की नसबंदी कराई थी, जिसके पीछे इसका एक ही उद्देश्य था कि यहूदी लोग आगे बच्चे ना पैदा कर सकें। यहाँ गौरतलब बात यह है कि डॉक्टर हॉर्स्ट अपने किसी भी ऑपरेशन में अपने किसी भी मरीज पे एनेस्थीसिया का इस्तेमाल नहीं करता था, जिसका मतलब यह हुआ कि बेचारा मरीज अपने पूरे होशो हवास में कराहता बिलखता रहता था और डॉक्टर अपना काम करते रहता था। एक बार तो डॉक्टर हॉर्स्ट ने एक ही दिन में 90 लोगों की नसबंदी इसी तरीके से की थी। मगर डॉक्टर मेंगले इस क्रूरता को ऑशविट्ज कंसंट्रेशन कैंप में एक अलग ही मुकाम पर ले गया। मिस्टर मेंगले ऑशविट्ज में 23 में 1943 यानी कि 23 में 1943 को पहुंचा और दूसरे ही दिन उसने कैदियों के प्रथम चुनाव में हिस्सा लिया। इस प्रक्रिया में उसे यह चुनना था कि उसके एक इशारे पर कौन सा कैदी मजदूरी करेगा और कौन सा कैदी गैस चैम्बर में जाएगा और एक दर्दनाक मौत मरेगा। उसने अपने प्रथम दिन के चुनाव में 1035 जिप्सीज को गैस चैम्बर भेज दिया था। उसे इस चयन के काम में यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर में इतना मजा आने लगा कि कई बार उसकी शिफ्ट नहीं भी होती तो भी वो वहां स्वयं उपस्थित रहता। इसके दो कारण भी थे। पहला कारण तो ये था कि वहां उपस्थित रहने में उसे अपने खुदा होने की अनुभूति, एक ऐसी अनुभूति कि वह किसी के मरने और जीने को नियंत्रित कर सकता था, यह आती थी। और दूसरा कारण यह था कि वहां उसे अपने शिकार आसानी से मिल जाते थे, जिन शिकारों के ऊपर वो मन मुताबिक रिसर्च कर सकता था। चयन के दौरान मिस्टर मेंगले डॉक्टरों के पहने जाने वाले सफेद कपड़ों में हमेशा सुसज्जित रहता, जैसे सफेद यूनिफॉर्म, सफेद ग्लव्स, सफेद एप्रन, काले पॉलिश जूते और सिगरेट पीते हुए भावहीन नजरों से वह चयन करता। उसने अपने ऑशविट्ज के अंतराल में 74 ऐसी चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। अमूमन ज्यादातर लोग उसके चयन के बाद गैस चैम्बर ही जाते थे, जिसमें छोटे बच्चे और बुजुर्गों का गैस चैम्बर में जाना तो तय था। मिस्टर मेंगले अपने इस काम में बहुत रुचि लेता था और उसका यह कहना था कि यहाँ यहूदी आते दरवाजे से हैं और जाते चिमनी से हैं, मतलब कोई भी कैदी वहां से जिंदा नहीं जा सकता था। पर मिस्टर मेंगले का मुख्य काम रिसर्च का था और वो ऐसे लोगों में रुचि रखता था जो कि दूसरों से अलग हो, जैसे कि बौने, लंबे, अपंग, और उसका बेशकीमती उपहार जुड़वा थे, और अगर ये जुड़वा बच्चे हो तो और भी सोने पे सुहागा। उसे जुड़वा लोग, विशेषतः जुड़वा बच्चों से बहुत लगाव था। उसे लगता था कि अगर वह जुड़वा लोगों को अच्छे से समझ लेगा तो वह बहुत सारे अनुवांशिक परिवर्तनों को पहचान सकता है जो कि एक बेहतर आर्य रेस बनाने में नाजियों की मदद करेंगे। उसने अपने ऑशविट्ज के अंतराल में लगभग 1500 जुड़वों पर अनुसंधान किया, जिसमें से कि सिर्फ 100 जुड़वे अंत तक बचे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, जुड़वा बच्चों के चयन की प्रक्रिया कैदियों के कंसंट्रेशन कैंप पहुंचते ही शुरू हो जाती थी। जुड़वा बच्चों को उनके माँ बाप से अलग कर दिया जाता था। अगर बच्चे बहुत छोटे होते तो माँ को थोड़ी देर के लिए उनके साथ रहने की अनुमति होती, क्योंकि अंततः माँ और बच्चे दोनों को ही अलग अलग तरीकों से मरना था। क्योंकि इन बच्चों का प्रयोग रिसर्च में होना था, इसलिए इन बच्चों के साथ नाजी थोड़ा अच्छे से व्यवहार करते थे। इन बच्चों को मेंगलेस चिल्ड्रन
यानी कि मेंगले के बच्चे कहकर भी संबोधित किया जाता था। इन बच्चों को एक विशेष क्रमांक दिया जाता, फिर उन जुड़वा बच्चों को बैरक्स में ले जाया जाता, जहां बिना विश्राम इन बच्चों से एक बड़ा सा फॉर्म भरवाया जाता, जिसमें बहुत सारे सवाल होते, जैसे कि उनका नाम, वह कहाँ से आए हैं, उनकी एज, उनकी हाइट, उनकी आंखों का कलर, उनके बालों का कलर इत्यादि। अगर बच्चे बहुत छोटे होते तो ये फॉर्म भरने का काम एक दूसरे कैदी से कराया जाता और उस कैदी को भी जिंदा इसी काम के लिए रखा जाता। इस कैदी को आमतौर पर ज़्विंग्सवैटर यानी कि ट्विन फादर भी कहते थे। फिर बिना आराम इन बच्चों की परेड मिस्टर मेंगले के सामने की जाती, जहां मिस्टर मेंगले इनसे और बहुत सारे सवाल पूछता जो कि अनुवांशिक तरह के होते, और वह इन बच्चों में असामान्य लक्षणों की भी तलाश करता। बैरकों में जुड़वा बच्चों का दैनिक जीवन सुबह 6 बजे शुरू होता। उन्हें मौसम की परवाह किए बिना अपने बैरकों के सामने रोल कॉल के लिए रिपोर्ट करना आवश्यक था। रोल कॉल के बाद उन्हें हल्का पुल्का नाश्ता मिलता। फिर हर सुबह मिस्टर मेंगले निरीक्षण के लिए उपस्थित रहता। जरूरी नहीं कि यहाँ मिस्टर मेंगले की मौजूदगी से बच्चों को डर पैदा हो। मिस्टर मेंगले अक्सर बच्चों को कैंडी और चॉकलेट भी देता और उन्हें सर पर भी थपथपाता, उनसे बात करता और कभी कभी उनको खेलने की भी आज़ादी देता। इस प्रकार यहाँ मिस्टर मेंगले अपने शिकारों को यानी कि बच्चों को विश्वास में जीतता। और बच्चे भी उस अनजान और डरावनी जगह पर इस वहशी डॉक्टर पर भरोसा करके इसे अंकल मेंगले कहकर बुलाते थे। यकीनन ऑश्विट्ज कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जुड़वा बच्चों की परिस्थिति अन्य ऑश्विट्ज के रहवासियों से बेहतर थी, लेकिन तभी तक जब तक इन बच्चों पर प्रयोग शुरू नहीं होते थे। पर लेबोरेटरीज या प्रयोगशाला में जघन्य अपराध दैनिक रूप से होते थे। एनेस्थीसिया का कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता था, इसलिए बच्चों को जो दर्द होता था उसकी कल्पना करना भी व्यर्थ है। प्रयोगों में आंतरिक अंग जैसे कि किडनी, लीवर, हार्ट या फिर बाहरी अंग जैसे कि हाथ, पैर, आंखें, इनको काटना, बहुत ठंडे पानी में डुबोना, आंखों का रंग बदलने के लिए डाई का इंजेक्शन लगाना, लड़कों की बधियाकरण यानी कि कैस्ट्रेशन और लड़कियों की नसबंदी यानी कि स्टरलाइजेशन और गैंग्रीन के साथ घावों को जानबूझकर संक्रमित करना, यह आम था। कभी कभी डॉक्टर मेंगले बच्चों का धीरज परीक्षण भी करता था, जिसमें कि वह बच्चों के शरीर से तेज बिजली प्रवाहित करता था तब तक जब तक कि वह अपंग ना हो जाएं या कोमा में ना चले जाएं या मर ना जाएं। और इन सब प्रक्रियाओं में अगर किसी जुड़वा की मृत्यु हो जाती तो तुरंत ही उसके सहोदर यानी कि दूसरे जुड़वा को मार दिया जाता, ताकि शव परीक्षण यानी कि एटॉप्सी के दौरान तुलनात्मक डेटा प्रदान हो सके। और इस दूसरे जुड़वा को मारने के लिए उसके दिल में क्लोरोफॉर्म का या फिनाइल का इंजेक्शन लगाया जाता, और यह प्रक्रिया अपने आप में बहुत दर्दनाक और क्रूरतापूर्ण होती थी। अपने जुड़वा बच्चों के प्रयोग और नए आगमन के चयन के कामों के अलावा डॉक्टर मेंगले कभी कभी बच्चों को भी जन्म दिलाता था, मतलब गायनी का भी काम करता था। प्रथम तो जो महिला गर्भवती होती उसे तुरंत ही गैस चैम्बर भेज दिया जाता। हालांकि अगर वह महिला पूर्ण अवधि के करीब होती तो मेंगले बच्चे को जन्म दिलाता, ताकि बाद में माँ और बच्चे दोनों को एक साथ गैस चैम्बर में मृत्यु के लिए भेजा जा सके। उसके सबसे बड़े मनोरंजनों में से एक यह भी था कि वह माँ और बच्चे दोनों को कुछ दिन के लिए जीवित रहने दे, लेकिन माँ के स्तनों को बैंडेज से बांध दे ताकि वह अपने बच्चे को भूख से मरता देखने के लिए मजबूर हो जाए। उसके पापों की पराकाष्ठा तब हुई जब उसने एक बार ऑश्विट्ज बर्कनाउ कॉन्सेंट्रेशन कैंप में एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया और उसमें एक विशाल आग लगवाई। उसके बाद 5 साल से छोटी उम्र के 300 बच्चों को आग की लपटों में फेंक दिया। अधिकांश नाजी हथियारों के विपरीत डॉक्टर मेंगले को अपने घिनौने काम को अंजाम देने के लिए किसी नशे की जरूरत नहीं पड़ती थी। कभी कभी उसका गुस्सा इतना भड़क जाता था कि वह पागल हो जाता था। एक ऐसे ही अवसर पर मिस्टर मेंगले ने एक बुजुर्ग यहूदी को, जो कि गैस चैम्बर की लाइन में खड़ा था, उसे इतनी कसकर सर पर सलाख मारी कि उसके सर की चमड़ी निकल गई और उसकी खोपड़ी चकनाचूर होकर उसका भेजा बाहर आ गया। उसका कसूर बस इतना था कि वह अपने लड़के के पास जाना चाहता था, जो कि उन कैदियों के समूह का हिस्सा था जो कि काम करने के योग्य थे। एक बार उसे किसी परीक्षण के लिए 7 जुड़वा बच्चों की जरूरत थी, जिसकी अनुमति उसे ऊपर से नहीं मिल रही थी। इसलिए उसने 14 जिप्सी बच्चों को गोली मार दी और फिर उनका शव परीक्षण यानी कि एटॉप्सी किया। यहाँ हमें पता चलता है कि वह कितना बर्बर और कितना खूंखार था, क्योंकि उसे सिर्फ शव परीक्षण के लिए उसने 14 मासूम बच्चों की जान ली थी। यहूदियों के लिए मिस्टर मेंगले की नफरत और क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। यहूदियों का एक पवित्र त्योहार होता है जिसे कि यौम किप्पूर कहा जाता है। उस पवित्र त्योहार के दिन मिस्टर मेंगले ने
1000 यहूदी बच्चों को गैस चैम्बर में डलवा के मरवा डाला। ऐसे ही एक अवसर पर ट्रांसिल्वेनिया की एक 15 वर्षीय आकर्षक यहूदी लड़की उसके सामने खड़ी थी। मेंगले उस लड़की को देखकर स्पष्ट रूप से उत्तेजित हो गया था, लेकिन मेंगले की उत्तेजना कुछ अलग थी। उसने इस लड़की को विशेष प्रयोग के लिए चुना और अगले 1 घंटे में उसके शरीर को ऐसी विकृति पैदा की कि वह एक बूढ़ी जर्जर भिखारन जैसी दिखने लगी। मेंगले ने उसकी ऐसी हालत कर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। 1944 की शुरुआत में मेंगले ने एक बच्चे को गोद लिया। 1 महीने मिस्टर मेंगले ने उस बच्चे की देखभाल की, उसे अच्छे कपड़े दिए, मिठाई दी, खिलौने दिए। वह उस लड़के को हर जगह कंसंट्रेशन कैंप में अपने साथ लेकर घूमता था। 1 महीने के भीतर डॉक्टर बच्चे से बोर हो गया और फिर एक दिन उस बच्चे के हाथों में हाथ डालकर डॉक्टर उस बच्चे को गैस चैम्बर छोड़ाया। और इन सब के अलावा भी मिस्टर मेंगले ने अनगिनत दरिंदगी वाले काम किए थे, जैसे कुछ नन्स को एक्सरे के संपर्क में 20-20 मिनट के लिए रखना ताकि वह बांझ बन जाएं। उनकी त्वचा पूरी जल गई और वे काली भी पड़ गईं। जैसे बौने और अपंग लोगों के शरीर से खून निकालना और उसकी अदला बदली करना और उनके जबड़े से पूरे दांत निकलवा देना। एक बार डॉक्टर मेंगले ने 2 जुड़वा बच्चों को ऑपरेशन कर आपस में सील कर दिया। फिर वे 2 बच्चों की कई दिनों की पीड़ा के बाद गैंग्रीन से मौत हो गई। एक बार बेरकेनाउ कैंप में फुटबॉल मैदान पे उसने एक ऊंचाई पर एक लकड़ी गाड़ दी जिसकी ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर रही होगी। फिर उसके बाद उसने जिप्सी और यहूदी बच्चों को बुलाया और उनकी हाइट चेक की। जिन बच्चों की हाइट उस लकड़ी से ऊपर थी उन्हें उसने सीधे मजदूरी के लिए भेज दिया और बाकी सारे बच्चों को उसने गैस चैम्बर भेज दिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मेंगले द्वारा अपने कार्य को वैधता प्रदान करने के प्रयास के बावजूद इनमें से किसी भी भयानक और क्रूर प्रयोग के लिए कोई वैध वैज्ञानिक कारण नहीं था। मेंगले की सहायता करने वाले डॉक्टर्स ने बाद में अपने बयान में यह दर्ज कराया कि ऐसा लगता है जैसे इनमें से कई प्रयोग शुद्ध परपीड़न से प्रेरित थे। जनवरी 1945 में सोवियत सैनिकों ने ऑश्विट्ज पे कब्जा कर लिया, लेकिन कैप्टन मेंगले तब तक वहां से भाग चुका था। ऐसा प्रतीत होता था कि मृत्यु का दूत वहां से बचकर भाग गया है। हालांकि वह यह जानता था कि लगातार उसका शिकार किया जाएगा। वह अपने परिवार के पास लौटने में भी डरता था, इसलिए उसने पश्चिम जर्मनी और सोवियत कब्जे वाले पूर्व जर्मनी की यात्रा की। 3 साल तक उसने बवेरिया में मेलगोल्डिंग गांव में अल्पाइन खेत में मजदूरी भी की। इस बीच मेंगले के अत्याचारों की कहानी बड़े पैमाने पर दुनिया के सामने आ गई थी। नतीजतन मिस्टर मेंगले अपने अतीत से डरते हुए 1949 में एल्प के सहारे इटली को पार करते हुए यूरोप से भागने में कामयाब हो गए। इसके बाद उसने साउथ टायरोल से अपना रास्ता बनाया, जहां वे झूठे नाम के तहत अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कार्ड प्राप्त करने में सफल हो गया। फिर इस कार्ड के बदौलत उसने स्विस पासपोर्ट हासिल किया और वो समुद्री रास्ते अर्जेंटीना भागने में भी कामयाब हो गया। अर्जेंटीना की धरती पर पहुंचकर मेंगले ने आखिरकार सुरक्षित महसूस किया, क्योंकि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जुआन पेरोन लंबे समय से हिटलर के समर्थक रहे थे और उन्होंने अपने देश में सारे भगौड़े नाजियों को शरण दी थी। मेंगले ने अर्जेंटीना में एक आरामदायक जीवन की स्थापना की थी। उसने वहां पे दिखावे के लिए बढ़ई यानी कि कारपेंट्री का काम भी शुरू कर दिया था। वह स्थानीय नाजी समुदाय में एक उच्च सम्मानित सदस्य बन गया था। अब तक उसके पिता अपने व्यापारिक उपक्रमों के परिणाम स्वरूप बेहद अमीर हो गए थे और इसीलिए मेंगले भगौड़ा होने के बावजूद एक अय्याशी भरी अमीरी की जिंदगी जी रहा था। क्योंकि मेंगले अब अर्जेंटीना में रहता था और वो आयरीन के साथ नहीं रहता था, इसीलिए आयरीन ने उसे तलाक दे दिया था। 1956 में स्विट्जरलैंड में पारिवारिक स्कीइंग यात्रा पर मेंगले ने अपने मृत भाई कार्ल की विधवा मार्था को आकर्षित किया और 1 साल बाद उन दोनों ने शादी कर ली। फिर मार्था अपने बेटे और मेंगले के साथ अर्जेंटीना चली गई। इस बीच नाजी हंटर्स यानी कि नाजी विरोधी लगातार मिस्टर मेंगले को ढूंढने का प्रयत्न कर रहे थे। आयरीन द्वारा दायर तलाक के कागजात को हासिल करने में भी वो लोग कामयाब हो चुके थे। इन कागजातों से उन लोगों को मिस्टर मेंगले के अर्जेंटीना का नया पता प्राप्त हो चुका था और इसके बाद इन लोगों ने पश्चिम जर्मनी की सरकार पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का दबाव डाला। मेंगले को अपनी अर्जेंटीना में प्रत्यर्पण की खबर मिल चुकी थी और इसीलिए वह अर्जेंटीना से भाग के ब्राजील चला गया। फिर ब्राजील में भी उसने बहुत सारे ठिकाने बदले। 1964 में मेंगले के लिए युद्ध अपराध का मुकदमा अनुपस्थिति में आयोजित किया गया। परीक्षण के दौरान दुनिया को उसके भयंकर और क्रूर प्रयोगों के बारे में पता चला।
परिणाम स्वरूप वह पश्चिम जर्मनी के विशाल बहुमत के लिए घृणास्पद व्यक्ति बन चुका था। 1970 तक मिस्टर मेंगले को प्रत्यर्पित करने के सारे प्रयास विफल हो चुके थे और उन्हें काफी हद तक भुलाया भी जा चुका था। 1976 में मिस्टर मेंगले को एक हल्का सा दिल का दौरा पड़ा और उससे वह उभर भी गया था। फरवरी 1979 में यानी कि फरवरी 1979 में ब्राजील के बाल्टियोगा में समुद्र तट पर तैरते समय दिल का दौरा पड़ने से उसका अंत हुआ। जब तक उसने अपनी आखिरी सांस ली तब तक उसने ऑश्विट्ज में किए गए अपने कारनामों पर कोई भी पछतावा नहीं दिखाया।